हेलो बच्चों, जो आज हमारी वर्कशीट आई है, वर्कशीट नंबर 36 साइंस की, उसे हम धातु या धातु का रिवीजन टेस्ट भी बोल सकते हैं या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के असाइनमेंट भी हम इसके अंदर इसको बोल सकते हैं। चलिए हम वन बाय वन क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं, डिस्कस करेंगे आपके साथ और फिर आई विल शेयर द PDF फाइल। स्टार्ट करते हैं विद वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट जो हमारा सेक्शन है उसमें आपको MCQs टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो इसी टाइप के आएंगे। तो उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको इस तरह का ही पैटर्न भेजा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी विलय है। यह कौन सा तत्व है? हालांकि ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे तत्व अभिक्रिया करते हैं, लेकिन जल में विलय जो है इनमें से कैल्शियम ही है हमारा, जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और ये जो होता है आपका जल में विलय है। तो मैं राइट आंसर जो है हमारा इसका कैल्शियम है, मैं उसे टिक कर देती हूँ। कैल्शियम इज़ द राइट आंसर। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? जो धात्विक ऑक्साइड मतलब मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे कैसी वो नेचर है उनकी, वो बेसिक हैं। बेसिक मतलब क्षारीय प्रकृति के हैं, और जो अधातु वाले हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के हमारे ऑक्साइड्स हैं। अधातु जो, तो मैं इसको आंसर को टिक कर देती हूँ। हमारे जो धात्विक हैं वो क्या हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के हैं। अधातु जो विद्युत की सुचालक है, मतलब ऐसी अधातु जो अपवाद है, क्योंकि ज़्यादातर अधातुएं तो हमारे विद्युत के कुचालक होते हैं। एक अधातु ऐसी है जो विद्युत की सुचालक है, अपवाद है, और वो अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कॉपर, सिल्वर और एल्यूमिनियम को उनकी सक्रियता के आधार पर बढ़ते क्रम में नियोजित कीजिए। आपको पता है सबसे कम अभिक्रियाशील इनमें से कौन सा है? सक्रियता श्रेणी मैंने आपको बताई हुई थी, तो उसमें सबसे नीचे क्या आता है? गोल्ड, गोल्ड से ऊपर सिल्वर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिल्वर नंबर 1, फिर कॉपर और फिर एल्यूमिनियम। तो सिल्वर इसका आंसर है सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा कॉपर, और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील इसमें जो है वो एल्यूमिनियम है, AL। मैं इसको AL कर देती हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। सक्रियता श्रेणी के हिसाब से आपको इसको इनके बढ़ते हुए क्रम में लिखना था सक्रियता। अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित सामान्य धातुओं की सूची को क्या नाम दिया गया है? हमने एक सूची पिछली बार पढ़ी थी, सक्रियता श्रेणी की सूची पढ़ी थी, तो क्या नाम है हमारा जिसमें हमने उसको क्या बोला है? सक्रियता श्रेणी बोला है 5th वाले को। 6th है, डैश अभिक्रियाशील धातुएं अपने से डैश अभिक्रियाशील धातुओं को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर सकती हैं। कौन विस्थापित करता है? ज़्यादा अभिक्रियाशील। तो 6th वाले में पहले आएगा ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं। कम अभिक्रियाशील धातुओं को सेकंड फिलअप में आप भरेंगे। कम अभिक्रियाशील धातुओं को क्या करती हैं? वो लवण विलयन से विस्थापित कर देती हैं। अधातुओं द्वारा बनाए गए आयन का नाम बताइए। एनाइंस और कैटाइंस मैंने 2 बताए थे। कैटाइंस जो थे आपके पॉजिटिवली चार्ज थे, एनाइंस नेगेटिवली चार्ज थे। नेगेटिवली चार्ज का मतलब क्या है? वो ऋणायन है। कुछ धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। आपकी कॉपर हो गई, सिल्वर हो गई, गोल्ड हो गई है आपकी। तो इनमें से आप कोई भी एक नाम इसके अंदर लिख सकते हैं। पृथ्वी की सतह पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? जो सबसे ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है इन सब में से, वो क्या है? एल्यूमिनियम है। कोई एक तत्व है Z जिसका 16 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 286। अब आपको ये देखना है कि 2, 8 और 6 सक्रियता श्रेणी संयोजकता के हिसाब से आप देखिए कि इसकी संयोजकता हुई 2। अब ये 6 को 8 होने के लिए 2 की आवश्यकता थी। तो क्या है ये? इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा? 6 वाला मैंने बताया था हमेशा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। बड़ी आसानी से ये 2 को लेकर आ जाएगा और अपने अष्टांक, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके स्थिर हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा। और Z16 अगर आपको ध्यान हो तो किसका होता है? ये हमारे सल्फर का होता है।
अब आते हैं हमारे बी सेक्शन पर, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हैं आपके। तो ये केमिकल रिएक्शंस इन्होंने लिखी हुई हैं आयरन की वाटर के साथ, कैल्शियम की वाटर के साथ और पोटाशियम की वाटर के साथ। ये तीनों ही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। इन्होंने समीकरण को पूरा करने के लिए कहा है। आप समीकरण को बैलेंस भी करके इसके अंदर लिखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले समीकरण के साथ। इसमें Fe जो आयरन है जब H2O के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, जो मेरा आयरन है वो जब रिएक्ट करेगा तो Fe3, मैं थोड़ा बड़ा लिख रही हूँ, O4 बनाएगा आपका, या मैं दोबारा लिख देती हूँ। जो रिएक्शन है पहले वाली वो जब आपकी आती है तो वो कैसे आती है, Fe3 O4 इसने बनाया है जो सॉलिड स्टेट के अंदर है, प्लस H2 हाइड्रोजन गैस इसने निकाली है जो गैसियस अवस्था के अंदर है। और जो हाइड्रोजन है उसको आप क्या करेंगे बेटा, 4 से करेंगे, और जो मेरा आयरन था इसको बैलेंस करने के लिए मैं 3 से करूँगी, और जो H2O है इसको बैलेंस करने के लिए मैं 4 से गुना करूँगी। तो आप इसको बैलेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो रिएक्शन आपके सामने इस टाइम पे आई हुई है ये क्या है, आपकी बैलेंस्ड रिएक्शन है। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो कैल्शियम के बारे में है। ये रिएक्शन हम बहुत बार कर चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, तो चलिए लिखते हैं। जब कैल्शियम है H2O के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो एक्वस स्टेट के अंदर आता है आपका, क्योंकि आपको अवस्था भी लिखनी है तो आप इसकी अवस्था लिखेंगे AQ, एक्वस स्टेट, प्लस सब जब भी रिएक्शन करेगा तो ये क्या है, H2 गैस को निकालेगा जो गैसियस अवस्था में है। चलिए अब इसे बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए जो मेरा कैल्शियम है यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, लेकिन हाइड्रोजन उस तरफ 2 है, यहाँ पर 4 हो गया है। तो इसीलिए मुझे 2H2O को बैलेंस करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करके, और मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। चलिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। पोटाशियम K से सिंबल है। H2O के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है KOH, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस इसकी निकलती है जो गैसियस अवस्था है, और पोटाशियम जो है वो है एक्वस AQ। बैलेंस कर देते हैं इसको। आपको देखना है कि H2 इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, लेकिन इस तरफ 3 है, तो यहाँ पर इसको 2H2 कर देंगे, आपका जो बैलेंस्ड हो जाएगा ये। और अब मेरा पोटाशियम 2 हो गया है, यहाँ भी 2 से करूँगी, हाइड्रोजन को भी 2 से करूँगी, और मेरी रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा वो है, प्राय जब धातुओं की अभिक्रिया खनिज अम्लों के साथ करवाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। ज़्यादातर आपने देखा भी था केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कि जब भी धातुओं को अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी हमारी, मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर। लेकिन जब उस अम्ल में अगर तनु अम्ल HNO3 ले देते हैं तो वो नहीं निकलती, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। तो कारण क्या है, जो HNO3 है बेटा जी वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीकारक एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक एजेंट है। ऑक्सीकारक एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो जब H2 निकली ना, इसने उसको क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज्ड कर दिया और H2O बना दिया इसने। तो ये क्या करता है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक एजेंट है, जिसके चलते ये H2 को ऑक्सीडाइज्ड करके H2O बना देता है। H2 की जगह क्या बना देता है, H2O बना देता है। इसीलिए HNO3 के साथ अभिक्रिया करने पर जो आपके धातु हैं उनके साथ हाइड्रोजन गैस नहीं, H2O निकलता है। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है हमारा। आपको एक एक हथौड़ा दिया गया है, एक बैटरी दी गई है, एक बल्ब दिया गया है, तार और स्विच दिया गया है। आपको इनका उपयोग करना है और आपको बताना है कि कुछ नमूने आपको धातु के दे दिए गए हैं। तो कैसे आप पता लगाएंगे, बहुत ही सिंपल है। अगर आपको धातु की प्रॉपर्टीज़ पता है कि ये कैसे अभिक्रिया करते हैं या क्या इनके गुणधर्म हैं, तो आप बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या उठाते हैं, हथौड़ा लेते हैं बेटा जी। हथौड़े से क्या करो, जो भी आपको नमूने दिए गए हैं उन्हें पीटना स्टार्ट कर दो। तो दो चीज़ें यहाँ पर होंगी, पहला तो टूट जाएगा, दूसरा आवाज़ उत्पन्न करेगा।
दो प्रॉपर्टीज से मैं हथौड़े से चेक कर सकती हूँ धातु है या अधातु है। अगर टूट गया तो अधातु, अगर नहीं टूटा तो धातु है हमारी, क्योंकि धातु सख्त होते हैं और धातु क्या है, आवाज़ उत्पन्न करते हैं, सोनोरस होते हैं हमारे धातु। तो इसीलिए अगर वो टूट जाता है तो वो धातु नहीं है, टूट जाता है तो अधातु है, और अगर वो आवाज़ उत्पन्न नहीं करता तो वो अधातु है। आवाज़ उत्पन्न कर रहा है धातु है, नहीं टूटता है सख्त है, तो वो हमारा धातु है। चलिए हमने ये तो थोड़े से पता लगा लिया धातु है धातु का। अब हम क्या लेंगे, बल्ब लेंगे, बैटरी लेंगे, तार लेंगे और स्विच लेंगे और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट हम बना देंगे। यहाँ पर हमने क्या है, बैटरी लगा दी है, ठीक है, बीच में मैंने यहाँ पर स्विच लगाया है। मैं थोड़ा सा दोबारा बना देती हूँ इसको। मैंने इस पे बैटरी, यहाँ पर बीच में स्विच, और यहाँ पर क्या लगाया है मैंने, अपना बल्ब लगा दिया है। इस तरह से मैंने पूरा का पूरा विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार कर दिया है। अब बीच में कहीं यहाँ पर जो है आप वो धातु का टुकड़ा जोड़ दीजिए। जैसे सेफ्टी पिन से हमने ये 7th क्लास में या 8th क्लास में ये वाली एक्टिविटी हमने बीच में की हुई है। मैं इसको येलो कलर से दिखा देती हूँ कि यहाँ पर कहीं भी एक जगह धातु का टुकड़ा यहाँ जोड़ दीजिए। यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन लगा दी। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, जो मेरा बल्ब था वो चमक जाएगा। चमक गया तो वो धातु है, और नहीं चमका तो अधातु है। नमूने के साथ टेस्ट करेंगे इनको। क्यों? क्योंकि जितनी भी धातुएं हैं वो हमारी क्या है, विद्युत की सुचालक है, और उसी सुचालकता के आधार पर हमने क्या है, नमूनों को इस सर्किट से चेक कर लिया कि धातु है कि अधातु है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। 1 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि किसी भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण आप दे दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड्स मतलब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, जो दोनों से अभिक्रिया करते हैं। अभी ऊपर आपसे पूछा गया कि धातु जो है वो क्या है, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो धातु के ऑक्साइड हैं, धातु जो होते हैं वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन धातु के ऑक्साइड्स की जो बात करती हूँ मैं, मतलब मेटल ऑक्साइड, MO से मैं लिख रही हूँ, M से मेटल, O से ऑक्साइड। किसी भी धातु का ऑक्साइड आप उठा लीजिए। मान लीजिए ZNO लिखा है मैंने, जिंक ऑक्साइड, तो ये एक धातु का ऑक्साइड हो गया। अब कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और जो क्षार के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो और क्या करते हैं, पानी और लवण उत्पन्न करते हैं। जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं, उन धातु ऑक्साइड्स को उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है बेटा। और इसके 2 उदाहरण ये आपसे पूछ रहा है। 2 उदाहरण, सबसे पहला उदाहरण तो मैंने लिख ही दिया, जिंक ऑक्साइड ZNO। दूसरा क्या है आपका, एल्यूमिनियम ऑक्साइड L2O3 मेरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। चलिए हमने उभयधर्मी देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कारण बताना है आपको। कारण बताने वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है परंतु इस्पात का नहीं होता। इस्पात स्टील को कहा जाता है। कॉपर को हम गर्म पानी का जो टैंक होता है उसमें बनाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन स्टील को नहीं यूज करते। क्यों? अगर आपको याद हो तो हमने पानी के साथ अभिक्रिया में देखा था कि कुछ ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कुछ स्टीम के साथ, जैसे आयरन था वो स्टीम के साथ कर रहा था, आपका सोडियम है वो ठंडे जल के साथ कर रहा था। उसमें कॉपर था जो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो इसके क्या है, आपके जो रीजन्स हैं वो 1 बाय 1 करके मैं डिस्कशन करती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहला तो क्यों होता है बेटा, क्योंकि कॉपर क्या है, एक तो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करता, जबकि स्टील जो है गर्म पानी के साथ अभिक्रिया कर सकता है। ठीक है। दूसरा कारण क्या है, कॉपर बहुत ही अच्छा ऊष्मा का सुचालक है, जिसके चलते गर्म पानी का टैंक हमने बनाया तो गर्म पानी करने के लिए ही बनाया गया होगा, जिसके चलते वो ऊष्मा की सुचालकता अच्छी होने से पानी जल्दी गर्म हमारा हो जाता है। आभूषण बनाने में सोने और चांदी का उपयोग क्यों किया जाता है?
क्यों किया जाता है हमारा सोने और चांदी का उपयोग? क्योंकि इन्हें तारों में खींचना सबसे ज़्यादा आसान होता है, इनमें चमक होती है और इन्हें पीट पीट कर पतली चादरें भी बनाई जा सकती हैं। शाइनी होते हैं ये, और इतनी जल्दी हवा या पानी से मॉइस्चर नहीं पकड़ते, मतलब नमी करके संक्षारित नहीं होते हैं। इनमें ये ख़राब भी नहीं होते हैं, कम अभिक्रियाशील हैं, बिल्कुल ही कम अभिक्रियाशील हैं हमारे ये। तो ये सारे के सारे रीजन आप इसके अंदर लिख देंगे। सोडियम, पोटाशियम व लिथियम को तेल के अंदर क्यों संग्रहित किया जाता है? सोचिए आप, लिथियम है, लिथियम तो एक ऐसी धातु है जिसे वैक्स के अंदर भी संग्रहित किया जाता है। सोडियम और पोटाशियम को आपकी केरोसिन के तेल के अंदर किया जाता है। तो क्यों ऐसा किया जाता है आपका? क्योंकि ये इतनी ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं हवा के साथ। जैसे ही आप इन्हें बाहर निकालेंगे ये आग पकड़ लेते हैं, इतनी जल्दी अभिक्रियाशील हैं ये। तो इसीलिए इनको आग पकड़ने से रोकने के लिए तेल के साथ अभिक्रिया करवाई इनकी जाती है। इवन पानी में भी आग पकड़ जाते हैं। नेक्स्ट है जिंक, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर के धात्विक ऑक्साइड को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। ध्यान दीजिए, 3 ऑप्शन हैं यहाँ पर। पहला है जिंक ऑक्साइड, दूसरा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तीसरा है कॉपर ऑक्साइड। इन तीनों को गर्म किया गया है। अब आपको विस्थापन अभिक्रिया बतानी है। जहाँ शब्द विस्थापन आ गया बेटा, आपके दिमाग में अभिक्रिया श्रेणी आ जानी चाहिए। अभिक्रिया श्रेणी के आधार पर आप विस्थापन के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब आप सबसे पहले तो इसमें से ये देख लीजिए कि सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है इसके अंदर। तो सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सा है इसके अंदर? हमारा कॉपर है। तो कॉपर तो दोनों से विस्थापित होगा ही होगा। जो कॉपर है उसे जिंक भी विस्थापित कर देगा और उसे मैग्नीशियम भी विस्थापित कर देगा। ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं था। फिर आप देखिए जिंक और मैग्नीशियम में से कौन सा ज़्यादा अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो जिंक को साथ जो है आपका ये अभिक्रिया नहीं होगी। जिंक मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर पाएगा, मैग्नीशियम वाला हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और कॉपर भी इसे नहीं कर पाएगा, तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड को विस्थापित तो होगा ही नहीं। अब बच गया हमारा जिंक। जिंक का ये एप्लीकेबल नहीं हो गया हमारा। मैग्नीशियम इसको बड़ी आसानी से विस्थापित कर देगा, टिक कर दीजिए। कॉपर इसे विस्थापित नहीं कर पाएगा। और आपको इस तरह से बताना है कि कौन किसको विस्थापित करता है। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है मैग्नीशियम है, उसे अभी विस्थापित करना संभव नहीं था, लेकिन वो दोनों को विस्थापित कर देगा। इसीलिए मैग्नीशियम वाला जो है मेरा, उसमें मेरे 2 टिक हैं। अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक बार फिर से इसके टिक्स लगाकर दिखा देती हूँ कि कौन सा किसको करता है। मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो वो जिंक को भी विस्थापित करेगा। इसमें एप्लीकेबल ही नहीं, क्योंकि मैग्नीशियम के साथ नहीं है। और कॉपर को भी विस्थापित करेगा। जो मेरा जिंक है वो कॉपर से ज़्यादा है लेकिन मैग्नीशियम से कम है, तो इसमें पहले वाले में एप्लीकेबल नहीं। इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा, लेकिन कॉपर को विस्थापित कर देगा। कॉपर सबसे कम अभिक्रियाशील था, तो ना ये जिंक को हटा पाता बेचारा, ना मैग्नीशियम को, और खुद के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसी ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जिसकी आघातवर्ध्यता सबसे अधिक होती है, मतलब जिसे पीट पीट कर चादरों में बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, जो सबसे ज़्यादा चोट सहन कर सकती है। आघातवर्ध्यता मतलब जो आघात सहन कर सकते हैं, तो वो कौन सी होंगी हमारी धातुएं? गोल्ड और सिल्वर। ये तारों में खींचना भी इनको बहुत आसान होता है और इनकी चादरें बनाना भी बहुत आसान होता है। तो मेरा पहले पार्ट का क्वेश्चन 7th में जो होगा उदाहरण में, तो आप गोल्ड और सिल्वर लिख देंगे। जिसकी ऊष्मा की सुचालकता सबसे अधिक होती है, जो सबसे अच्छे सुचालक होता है वो चांदी होता है, सिल्वर। लेकिन इतना महंगे प्रोडक्ट को हम तारों में इस्तेमाल नहीं कर सकते, बहुत महंगा होता है सिल्वर। तो इसीलिए ज़्यादातर हम किसका इस्तेमाल करते हैं तारे बनाने में? तांबे का। उसके बाद सुचालकता की श्रेणी में तांबा आता है, जो सस्ता भी है और जिसकी सुचालकता भी अच्छी है, पर सबसे ज़्यादा हमेशा बेटा चांदी की होती है। जो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, फ्री स्टेट, उन्मुक्त अवस्था होती है, फ्री स्टेट मतलब वो हमेशा किसी ना किसी के साथ मिलकर पाया जाता है। तो अब हमारे ज़्यादातर जो धातुएं होती हैं वो फ्री स्टेट में पाई ही जाती हैं,
जो नहीं पाई जाती है फ्री स्टेट के अंदर, वो ज़्यादातर हमारी धातुएं किसी ना किसी के साथ मिलेंगी, या तो ऑक्साइड्स बना के रखती हैं, या कार्बोनेट्स बनाकर रखती हैं, या सल्फाइड के साथ बनाकर रखती हैं आपकी, मतलब वो उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। गोल्ड एक ऐसी धातु है जो उन्मुक्त अवस्था में पाई जाती है, और ज़्यादातर धातुएं उन्मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती। तो आप कोई भी उदाहरण दे दीजिए, आयरन लिख दीजिए आप, जो ऑक्साइड की अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट, एल्यूमिनियम में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण उद्योग जगत में इसकी बहुत मांग है? एल्यूमिनियम आपका सबसे बढ़िया गुण इसका क्या होता है कि इसकी चद्दरें बनाना बहुत आसान है। पीट कर हम इसकी चद्दरें बना सकते हैं। एल्यूमिनियम फॉइल जो आप खाना लपेटते हैं वो आपने देखा, तो आघातवर्धकता इसकी सबसे ज़्यादा होती है। ये बड़ी आसानी से चद्दरों में बनाया जा सकता है, जिसके कारण ही अलमीरा बनती हैं, आपकी कबर्ड्स बनते हैं, एल्यूमिनियम की शीट्स बनती हैं जो छत पे हम लोग रखते हैं। तो इसी कारण इसकी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड है। दूसरी इसकी जो सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी आपको लगेगी एल्यूमिनियम की, वो मैं आपको बता देती हूँ कि जो एल्यूमिनियम होता है ना, वो जब उसको खुला छोड़ा जाता है हवा में, तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की, खुद ब खुद उसकी शाइन थोड़ी सी कम पड़ जाती है ग्रे शेड में, और वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। वो उसके लिए फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? क्योंकि फिर वो ऑक्साइड की परत चढ़ने के बाद संक्षारित नहीं होता, उस पर जंग नहीं लगता। तो इंडस्ट्री में, उद्योगों में ऐसे धातुओं की बहुत आवश्यकता होती है जो संक्षारित ना हो, जंग ना लगे। तो एल्यूमिनियम के ये दोनों गुण उसे उद्योग जगत की फर्स्ट चॉइस बना देते हैं। नेक्स्ट देखिए, जब एक धातु X, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा। धातु X की अभिक्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? ठंडे जल के साथ करवाते हैं। तो वो एक क्षारीय लवण देता है। सीधी सी बात, धातु है तो क्षारीय लवण देगा ही देगा, जिसका आयनिक सूत्र है XOH। पहली चीज़ यहाँ से आपको हिंट मिला है ठंडा जल। ठीक है, चलो मैं बताती हूँ आगे। और एक गैस निकली Z। ठीक है, जल है H2O है, तो आप आसानी से Z का तो पता लगा सकते हैं कि गैस कौन सी निकली होगी हमारी। आपको बताना है X क्या है, Y क्या है और Z क्या है। X आपकी धातु है जिसने किसके साथ अभिक्रिया करी? जल के साथ अभिक्रिया की, और बनाया क्या है? Y बनाया है और Z बनाया है। इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जो ट्रिक है वो आप लिख लो। कैसे करोगे? X + H2O, धातु जब पानी के साथ, तो स्केलेटन रिएक्शन अगर आपको याद हो, वो XOH बनाती हैं, जिसको उन्होंने Y का नाम दिया है, और एक गैस निकलती है, Z गैस निकलती है। अब जब पानी है तो हमेशा कौन सी गैस निकलेगी? आपकी H2 गैस निकलेगी। पहला तो मुझे पता लग गया है। अब मुझे धातु का पता करना है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ही इन्होंने ट्रिक दे रखा, ठंडा जल है। ठंडा जल होता है तो ठंडे जल के साथ मेरी दो धातुएं अभिक्रियाएं करवाती हैं। सबसे पहली सोडियम है जो आग पकड़ लेती है ठंडे जल के में, तो पहला, या पोटाशियम है, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। तो जो सोडियम है, अगर मैं उस के रिएक्शन को मैं लिखती हूँ Na+H2O। ठीक है, ये रिएक्शन मुझे यहाँ से पता लग गई कि मेरा जो धातु है वो क्या है? सोडियम है। H2O के साथ अभिक्रिया करेगी, XOH बनाएगी, मतलब NaOH। तो मेरा Y क्या है? NaOH है। और मेरा Z क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो तीनों चीज़ें मुझे यहाँ से बड़ी आसानी से मुझे पता लग गई हैं कि मेरी ये जो अभिक्रिया है ये क्या है। चलिए, हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। इस तरह क्वेश्चंस में आपको सिर्फ एक अक्षर लिखना है और आपको फ्री के नंबर मिलते हैं। अब ये संरचना अगर आपको दिखाई दे रही है तो आपको इसका रासायनिक सूत्र लिखना है, बताना है धातु कौन सा है, धातु कौन सा है, ऋणायन कौन सा है, धनायन कौन सा है। सिर्फ नाम लिखने से ही आपकी स्कोरिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। 2 Na दिखाई दे रही हैं और एक ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है आपका। तो यहाँ पर आपके क्या है? रासायनिक सूत्र क्या बनेगा बेटा जी इसका? Na2 और O बनेगा। ये सोडियम का ऑक्साइड है जो ग्लास इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए धातु कौन सी है, बड़ी आसान सी बात है। धातु कौन सी है आपकी? बी पार्ट, पहला मैंने लिख दिया Na2O। धातु कौन सी है? Na है। अधातु कौन सी है? ऑक्सीजन है इसके अंदर। ऋणायन कौन है? ऋणायन मतलब जिसने ग्रहण किया, इसमें ऑक्सीजन ग्रहण कर रहा है। तो ऋणायन कौन सा है? ये बी, ये सी, ये डी। देखिए ऋणायन कौन सा है? ऑक्सीजन है। और धनायन, धनायन मतलब जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, जिसने त्याग किया है। त्याग किसने किया था? सोडियम ने किया है। तो Na पॉजिटिव और O का क्या बनेगा आपका? 2 नेगेटिव बनेगा। मैं लिख देती हूँ O
-2 और दूसरा बनेगा धनायन Na पॉजिटिव आपका बनता है। चलिए अब हमारे लघु उत्तर हो गए हैं। अब हम आते हैं लेंथी क्वेश्चंस की तरफ, जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं हमारे, और यही स्कोरिंग करवाते हैं बेटा जी, क्योंकि इनमें लंबा चौड़ा लिखना नहीं होता। पॉइंट टू पॉइंट आप आंसर दीजिए साइंस के अंदर और आप बड़े आसानी से स्कोरिंग कर सकते हैं। 2 परमाणु हैं ए और बी, उनके यौगिक के निर्माण में ए 2 इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है और बी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो आप ध्यान से देखिए, ए ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग किए? 2। तो इसके ऊपर आवेश आया, इसके ऊपर आवेश आया। मैं थोड़ा सा पेन मोटा करके दिखाती हूँ आपको। ए के ऊपर जब इसने त्याग कर दिया तो ए +2 बनाता है, +2। और दूसरा धातु क्या है? बी 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो जो ये 2 त्याग करेगा, इसने तो 1 ही लिया, 1 लिया तो कितने चाहिए इसे? बी 2। तो इसका इन्होंने पूछा संबंध की सबसे पहले प्रकृति क्या होगी। आयनिक फॉर्म में आ गई हैं, मतलब आयन्स बन गए हैं। तो पहला क्या है पार्ट इसका, इसकी प्रकृति क्या होगी? आयनिक यौगिक होंगे। आपका पहले का लिख रही हूँ मैं ये, कि ये जो संबंध है कैसे हैं? आयनिक प्रकृति के, आयनिक यौगिक है। ए से बी, ए और बी से बनने वाले यौगिक का सूत्र देखिए। ए ने 2 दिए हैं और बी 1 ही ले पाया है, तो इसके अपने 2 को पूरा करने के लिए कितने की आवश्यकता है? इसे 2 बी की आवश्यकता है। तो जिसका सूत्र बनेगा वो बनेगा AB2। ठीक है बेटा जी। इसी प्रकार बनने वाले MgCl2 अणु के निर्माण का वर्णन करना है आपने। जो मेरा MgCl2 बन रहा है इसी तरह से, उसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर मैंने पिछली बार आपको पिछली वर्कशीट में बनाया हुआ है। आप चाहें तो मेरी YouTube वीडियो से देख सकते हैं। MgCl2 मैंने उसमें आपको बनाकर दिखा रखा है। Mg 2 को देगा +2 और Cl 1 लेता है, तो इसीलिए 2 Cl मेरे लगते हैं और MgCl2 बनता है। क्योंकि इसकी बाहर वाली शेल में 2 एक्स्ट्रा हैं, इसके पास 1 की कमी थी, तो 2 क्लोरीन हमारे इसके अंदर लगते हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम इसका करते हैं। साधारण नमक केवल पिघली अवस्था में विद्युत का संचालन करता है। क्यों? क्योंकि जो साधारण नमक होता है, जब ठोस होता है तो आयन्स गति नहीं कर पाते। विद्युत के संचालन के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, आयन्स की गति करना बहुत ज़रूरी है। आयन्स गति कब करेंगे आपके? जब क्या है, वो साधारण नमक पानी में घुल जाता है। जब वो पानी में घुलता है तो वो क्या है, उसके आयन्स गति करने के लिए उन्मुक्त हो जाते हैं और जिसके चलते वो विद्युत का संचालन कर सकते हैं। निम्नलिखित गुणों के आधार पर धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करना है हमें। क्या करना है हमें? धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करके दिखाना है बेटा जी। किस आधार पर दिखाना है? सबसे पहले तन्यता, धातु तन्य होते हैं, अधातु तन्य नहीं होती है। दूसरा क्या है? आघात वर्ध्यता, जो धातुएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा आघात वर्ध्यता होती है, दाब के कारण वो आसानी से नहीं टूटती हैं, लेकिन अधातुएं हमारी भंगुर होती हैं, हल्की सी दाब लगते ही वो हमारी टूट जाती हैं। घनत्व, घनत्व क्या होता है? धातुओं का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है और अधातुओं का घनत्व हमारा कम होता है। रूप कैसा है इनका? किस रूप के अंदर है? ज़्यादातर जो हमारी धातुएं हैं ठोस होती हैं और जो अधातुएं हैं तरल और गैसीय अवस्था में पाई जाती ज़्यादातर। विद्युत की सुचालकता, विद्युत के सुचालक होती हैं ज़्यादातर हमारी धातुएं, और जो हमारा अधातुएं हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन जो है, एक्वा रीजिया क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये नोट डाउन कर लीजिए। एक्वा रीजिया ये साइंस के लिए बहुत ज़रूरी क्वेश्चन माना जाता है। एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया एक ऐसा घोल होता है जो आपका कठोर से कठोर धातु को भी पिघला देता है। आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों की गलियों में कुछ लोग घूमते हैं जो कहते हैं कि सोना चमकवा लो। सोना चमकवाने का मतलब क्या होता है उनका? क्या आपको वो सोना घर पे चमका के दे रहे हैं? नहीं बेटा, वो फ्रॉड्स हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने साथ एक्वा रीजिया का एक घोल रखते हैं जिसमें उन्होंने 2 अम्ल को एक खास प्रपोर्शन में, मतलब एक खास अनुपात में मिलाया होता है। अलग अलग करोगे तो वो नहीं करता काम, लेकिन जब हम उसे 1:3 में मिलाते हैं, 1:3 या 3:1 लिख लीजिए, क्योंकि इसका रेशियो जो अनुपात आता है वो आता है 3:1। 3 हिस्से मैंने HCl के लिए
और एक हिस्सा मैंने अम्लों के राजा HNO3 का लिया, नाइट्रिक अम्ल का लिया है। HCl के 3 हिस्से और एक हिस्सा HNO3 का मिलाने पर एक ऐसा सॉल्यूशन मुझे मिलता है जो सोने को गला देता है, डिजोल्व कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा संक्षारित करने वाला है ये जो आपका लिक्विड है। और ये जैसे ही इसके अंदर वो आपका सोना डालते हैं चमकाने के लिए, तो कुछ सोना पिघल कर उस पानी में ही रह जाता है, और जो आपको उसने चमका कर धातु दी ना, वो कम हो गया उसमें सोने का वजन आपका। तो इसीलिए इस तरह के फ्रॉड से बचिए और पहचानिए एक्वा रिजिया क्या है जो सोने को पिघलाने के काम आता है, डिजोल्व कर देता है। और इसकी रेशो क्या है जो आपसे पूछ सकते हैं, वो रेशो क्या है 3:1, 3 हिस्से HCl के और एक हिस्सा HNO3 का। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।